हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, एक बहुत ही बेहतरीन नॉवेल के साथ में मैं आप सबके सामने हूं और आज हम बात करेंगे आर के नारायण साहब का मास्टरपीस, या मैं कहूं द फाइनेस्ट वर्क ऑफ आर के नारायण। आर के नारायण साहब का सबसे फाइनेस्ट वर्क अगर कहा जाए तो वो है आपका द गाइड। वो है आपका द गाइड, 1958 में इसे लिखा गया, यानी 1958 में इसे पब्लिश किया गया। 50 में 1950s में इसको लिखा गया था, 50s के दशक की बात हो रही है आपका। 1958 में इसे पब्लिश किया गया और वहीं 1960 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला बच्चे? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर दिया गया है, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। ये वास्तविकता में आर के नारायण साहब का जो है वो फाइनेस्ट वर्क है। कैसा है? फाइनेस्ट वर्क है सर। बहुत सारी बातें इसमें जो है वो देखने को आपको मिलने वाली है। हम इस ड्रामा को हम इस नॉवेल को तैयार करें उससे ठीक पहले मैं मध्य प्रदेश के कुछ साथियों से एक छोटा सा जो है वो सलाह मशवरा करना चाहूंगा, जो ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे हैं। कई बार हमारे पास में ये शिकायत आती है, जब भी बच्चा हमारे एप्लीकेशन पे आता है और पेड बैचेस की तरफ ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का देखता है, तो वो कहता है सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, है ना। बहुत स्लो पढ़ाने में और बहुत तेज पढ़ाने में दो बातों का अंतर आता है। कि स्लो पढ़ाने का मतलब या तो ये हो कि 2-4-5 महीने निकल गए हों और हमने सिलेबस पूरा ना करवाया हो, तो उसे स्लो कहा जा सकता है कि सर एग्जाम डेट तो कल है और अभी तो आपने शुरू ही नहीं किया, दैट इज कॉल्ड स्लो। अब बच्चों में एक गलत परसेप्शन बना हुआ है, जो जनरली जो है वो बाकी लोगों के द्वारा शुरुआत से बनाया गया है और वो उनका माइंडसेट है। देखो, या तो मैं ये करूं कि द गाइड के ही 5 पार्ट बना देता हूं 20-20 मिनट के, ठीक है, और या फिर मैं इसे 80 मिनट में पूरा का पूरा एक वन शॉट क्लास पढ़ा देता हूं। कौन सा बेटर रहेगा? तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर वन शॉट बेटर रहेगा। तो इस बात को क्यों भूल जाते हो कि जब भी हम किसी का एप्लीकेशन ओपन करके देखते हैं, वहां कई बार बच्चे कहते हैं मुझे कि सर देखो वो फला टीचर है, वहां तो 70 क्लास होगी उनकी लिटरेचर की। लिटरेचर के 70 तो टॉपिक ही नहीं है, क्लास कहां से होगी? तुम खुद मूर्ख हो, है ना। लिटरेचर के ओवरऑल टॉपिक अगर 26 है, सारे छोटे बड़े मैं पोइम वगैरह सारे गिन के बता रहा हूं, 26-27 टॉपिक है, तो 70 क्लास हुई कहां से है? इसका मतलब एक ही क्लास को 4 से 5 पार्ट में तोड़ा जा रहा है 15-15 मिनट, ताकि बच्चे को लगता रहे कि हाँ लिटरेचर बहुत तेज चल रहा है भाई, बहुत तेज चल रहा है। अगर ऐसा होना हो तो अभी तक अपन ने जो भी 16-17 क्लास डाली है, तो उसके हिसाब से हम भी 25 क्लास करवा के बैठे हैं। तो ये गलतफहमी निकालो। 15 मिनट में तो अभी आप देखोगे 10 से 15 मिनट में तो मेरी एनर्जी नहीं बनेगी, स्टूडेंट की एनर्जी नहीं बनती है, वो प्लॉट नहीं समझ पाता है नॉवेल का, और उससे पहले नॉवेल का एक पार्ट खत्म हो गया है ना। 4 लाइन लिखी और 4 लाइन में जो है वो पार्ट खत्म हो गया और हमने कह दिया बस हो गया साहब, कल बताएंगे, समरी बताएंगे इसकी। फिर कल समरी हो गई, परसों साहब इसके बारे में बताएंगे, इसके कैरेक्टर बताएंगे। एक दिन कैरेक्टर बता लिए, अगले दिन जो है वो उसके बारे में और जो भी उसका है कि सर एक्ट वाइज, सीन वाइज जो भी बताना चाह रहे हो चैप्टर वाइज, तो वो बता दिया। ऐसे करके एक चैप्टर के 5 पार्ट 6 पार्ट जो है वो बनाकर ले रहे हैं, और वो भी कितनी ड्यूरेशन देखा करो। जब भी आप बहुत ज्यादा क्लासेस कहीं पर देखते हो तो उन क्लास की ड्यूरेशन देखो कि ड्यूरेशन क्या है। भाई 20-25 मिनट की क्लास नहीं है, वो मजाक है आपके लिए, है ना, जब आप ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। तो ये तो कहो ही मत, या बार बार जो है वो इस टाइप का मैसेज तो डालो ही मत, क्योंकि मैं तो मेरे हिसाब से चलता आया हूं भाई। जिसको पसंद है वो जुड़ रहा है, पढ़ रहा है। सेकंड ग्रेड में भी खूब थे, है ना, और आपका फर्स्ट ग्रेड में भी खूब है। खूब जो है वो बच्चे बुक्स ले रहे हैं, जो है वो अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, सबका अपना अपना मानना है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। अल्टीमेटली मैं उस दिन बात करूंगा जिस दिन एग्जाम होगा, पेपर आएगा, और फिर मैं आपसे एक बार हाय करूंगा कि हेलो बताओ तो भाई कैसा क्या पढ़ा। वहां आपका कॉन्फिडेंस देखने वाला बनता है कि क्या वो 15-15 मिनट से ही काम चल रहा है, या फिर वन शॉट से जो है वो जो सारी चीजें एक्सपेंडेबल फॉर्म में तैयार हो रही है वो ज्यादा फायदे की। तो आ जाओ फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। द गाइड को 1958 में पब्लिश और 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो इसे मिला, यानी आपका आर के नारायण साहब को मिला। आर के नारायण साहब आपका एक फिक्शनल प्लेस मालगुड़ी के नाम से फेमस है। इनका ये क्वेश्चन तो ये मान लो इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मालगुड़ी इनका एक फिक्शनल प्लेस है। मालगुड़ी इनका एक फिक्शनल प्लेस है, जिसके आधार पे इन्हें एक बहुत बड़ी पहचान मिली। दक्षिण भारत में एक जगह जो है वो मालगुड़ी इन्होंने रखी है, जो एक फिक्शनल प्लेस है।
दूसरा बात आर के जो है वो नारायण साहब के बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि सर इन्हें बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कार, राज्यसभा में जो है वो आपके सांसद का दर्जा, ऐसी बहुत सारी चीजें इनके लिए वैल्यूएबल इन्हें बनाती है। वो इंट्रोडक्शन का पार्ट हम इससे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए जिस बच्चे ने नहीं देखा हो तो वो पेड या यूट्यूब पे जहां भी हो अवेलेबल हो वहां से वो उसे देख सकता है। अब बात कर रहे हैं द गाइड को लेकर, और द गाइड को लेकर बातचीत करेंगे तो ये इनका एक मास्टरपीस जब हम पढ़ें तो उससे पहले आपको ये गाइड भी होना चाहिए। और यहां गाइडेंस ये है कि दो वॉल्यूम में हमने बुक तैयार की है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 इंग्लिश के बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो उसके लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिस की, है ना। इस पार्ट में आपको मिलेगी थ्योरी किसकी, आपका जो है वो ग्रामेटिकल और लिटरेचर के सारे पार्ट की। अगर कोई पार्ट हमने एक्स्ट्रा कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरी हरकतों की वजह से जो है वो बुक थोड़ी सी बढ़ गई। जो बुक 400 पेज में तैयार की जा सकती थी उसको हमने 522 पेज दे दिए। कारण ये रहा कि मुझे बार बार ये लगता रहा कि यार कुछ कम तो नहीं दे रहा हूं, थोड़ा और बढ़ा देता हूं, थोड़ा और बढ़ा देता हूं, और बढ़ाते बढ़ाते जो है वो पेज हो गए उसके 522 पेज हो गए, और आपका ये जो बुक है फिर यहीं पर रोकनी पड़ी। तो इसका अगर कोई छोटा मोटा पार्ट बचा हुआ है, छोटा मोटा अगर कोई मान लीजिए है आपका, या फिर इसकी जो प्रैक्टिस है चाहे आपकी ग्रामेटिकल हो, वोकेबलरी हो, या फिर आपका लिटरेचर की प्रैक्टिस है, तकरीबन 4500 से 5000 क्वेश्चन का ये पुलिंदा आपको सेकंड जो है वो वॉल्यूम में मिलेगा, है ना। V2 में वॉल्यूम सेकंड में आपको ये पूरा मिलेगा, और इसमें आप एक अलग ही प्रकार का आनंद लेंगे क्योंकि यहां बहुत डेप्थ से लेकर बहुत इजी, मॉडरेट और एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग कंसिस्ट करते हुए चलेंगे। डन। तो ये बुक आपको अपनी वेबसाइट से मिल जाएगी, वहां से आप परचेज कर सकते हो www.letslearnwithajasar.com से, या फिर आप इस दिए हुए नंबर जो अपनी हेल्पलाइन नंबर है इस पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। इसके बारे में प्रॉपर जानकारी या लिंक आपको यहां से भी मिल जाएगा। ठीक वहीं दूसरी साइड में अपने कोर्सेज चल रहे हैं, पेड कोर्सेज में बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रेम से जुड़े हुए हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, अगर ग्रामेटिकल टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि तुम बस ये 4 पॉइंट कर लो इन्हीं में से आएगा। ये भगवान बनने वाली गलती भाई मैं नहीं करता। देखो क्यों, क्योंकि बच्चे को जितना एक्स्ट्रा पढ़ाया जा सकता है पढ़ाना चाहिए, वरना इन्हीं में से आएगा तो फिर वो बच्चा जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन बात करूंगा मैं आपसे। तो ये वाली तो गलती करना मत कि इन्हीं में से आएगा। और जितना डेप्थ आप हो सकता है पिछली बार को याद कर लो, जो फर्स्ट ग्रेड में प्रीलिम्स को क्वालिफाइंग मान के हल्के में लेकर चल रहे हैं। मैंने अभी डाटा दिया था आप लोगों को, 20,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था फर्स्ट ग्रेड में प्रीलिम्स का। जब पास हुए तो 7,000 कुछ बच्चे बचे, यानी 13,000 बच्चे 75 नंबर नहीं ला पाए 150 में से। तो अब आप आइडिया लगा लो कि डिफिकल्टी लेवल कितना है, वो भी 2023 और 2025 में फर्क है। डन। चलो, तो ये है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बैच, जिसमें दो तो आपको बैच मिल जाएंगे, पहले प्रीलिम्स का, और जब मेंस होगी तो मेंस का पूरा सिलेबस इसमें कवर होगा। ई नोट्स मिल जाएंगे, ये एग्जाम तक वैलिड रहेगा। इसमें 2 प्रैक्टिस बैच होंगे, पहले प्री के टाइम पे फिर मेंस के टाइम पे। 2 ही टेस्ट सीरीज होगी, पहले प्री के टाइम पे फिर आपकी मेंस के टाइम पे, और उसकी बहुत नॉमिनल सी प्राइस जो है वो आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी 2,999। वहीं कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हम फिलहाल जो है वो प्रीलिम से ही जुड़ेंगे, तो आप जो है वो वैलिड टिल एग्जाम का ई नोट्स का प्रैक्टिस बैच विद टेस्ट सीरीज जो है वो 1999 रुपए में ये बैच जो है वो परचेज कर सकते हैं। और वही आपको जानकारी चाहिए तो फिर आप इस गिवन नंबर पर, जो अपना हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर आप मैसेज करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि सर इसका पूरा मामला क्या है। 7410928696 व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, तो आपको पूरी प्रॉपर जानकारी वहां से मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं आपके द गाइड की। द गाइड जिसे अल्टरनेट जो है वो नाम कोई खासा नहीं दिया गया है, लेकिन इसे कई बार पहचानने में बच्चे जो है द स्टोरी ऑफ राजू द गाइड के नाम से भी जानते हैं। राजू जो इसका प्रोटोगनिस्ट है, यानी मेन कैरेक्टर जो है वो कौन है, आपका राजू ही है। ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो आपकी इसी के इर्द गिर्द घूमती है ना, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य किरदार जो है वो कौन है, राजू है। तो इसे द स्टोरी ऑफ राजू द गाइड के नाम से जाना जाता है इनफॉर्मली, हालांकि ये इसका कोई सबटाइटल या कोई ऑफिशियली जो है वो दूसरा अल्टरनेट टाइटल नहीं है। फिर बात आती है इसके बारे में कि सर और क्या खास बात याद रखी जाए। ये आर के नारायण साहब का जो है वो फाइनेस्ट नॉवेल कहा जाता है। 1958 में ये जो है वो पब्लिश होता है, और 1960 में इसे क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो इस नॉवेल के लिए दिया जाता है। किसे, आपके आर के
नारायण साहब को। किसको दिया जाता है? आर के नारायण साहब को। अगर बात करें कि सर किस जिनर का है, तो ये प्राइमरी जो जिनर है यानी मुख्य जो जिनर है इसका, वो क्या है बच्चे? नॉवेल है या फिक्शन है? नॉवेल है, और आपका जो है वो इसमें फिक्शनल पार्ट जो है वो यूज हुआ है। फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में लिखा गया है? तो रियलिस्टिक फिक्शन है। रियलिस्टिक यानी वास्तविकता आपको दिखाई पड़ेगी इसमें, विद एलिग्रिक एलिगोरिकल ओवरट्यून्स, है ना, जो है वो इसमें क्या दिया गया है आपका? एलिगोरिकल जो है वो ओवरट्यून भी दी गई है, और साथ में इसका मोड जो है वो सोशल सेटायर रखा है, जो ब्लेंड किया हुआ है स्पिरिचुअल क्विज से। नहीं समझे? आ जाओ मैं समझाता हूं। इसमें देखो बहुत सारी बातें हुई है। इसमें बात हुई है, पहली बात तो कि सर ये नॉवेल है ना, सीधा सीधा अगर मान लो क्वेश्चन बनता है तो एक तो यही है कि भाई इसका जनर क्या है ना, द गाइड का जनर क्या है, तो आपको शॉर्ट स्टोरी में दिया हुआ है, लेकिन वास्तविकता में ये नॉवेल है। अब दूसरी बात कि सर इसकी फॉर्म क्या है? रियलिस्टिक फिक्शन है इसमें, है ना, और साथ में सोशल सटायर। सटायर तो आप लोग समझते होंगे, तंज कसना, है ना, समाज पर जो है वो सटायर करना, जिसके लिए अलेक्जेंडर पॉप जो है वो बहुत फेमस है। अच्छा, सोशल सटायर है, ब्लेंड किया हुआ है स्पिरिचुअल क्विज से। देखो स्पिरिचुअल क्विज क्या है आपका? अब इन दोनों बातों में आपको बहुत सारी बातें जो है वो समझ में आएगी इस राजू को लेकर, कि सर राजू का जो जीवन है वो बड़ा उधेड़ बुन में चला है। राजू का जो जीवन है वो बड़ा उधेड़ बुन में चला है, कि एक फोर्जरी के केस का व्यक्ति यानी एक फ्रॉड व्यक्ति कैसे साधु बनता है, कैसे लोगों के बीच में अपनी छवि बनाता है, कैसे लोगों के बीच में पूजा जाता है, वो सारी बातें आपको यहां इस जो है वो पॉइंट पे दिखाई पड़ने वाली। डन? आ जाओ फटाफट से। फिर बात करते हैं कि सर इसका सब जेनर क्या है। सब जेनर डायरेक्ट बेसिस पे नहीं पूछा जाता है, जेनर पे पूछा जाता है। याद रखना, नॉवेल या फिर आपका जो है वो फिक्शन। साइकोलॉजिकल फिक्शन है ये। कैसा है? साइकोलॉजिकल फिक्शन है, थोड़ा मानसिक तौर पे आपको जो है वो ये पॉइंट ऑफ व्यू देने का प्रयास करेगा। फिलोसॉफिकल जो है वो एलिगरी है आपका। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का ये पार्ट है। किसका है? पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का ये पार्ट है। हालांकि ये बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है, और आपका इसमें कमिंग ऑफ एज की बात हुई है। किसकी बात हुई है? कमिंग ऑफ एज की बात हुई है। स्पिरिचुअल पैराबल भी है। देखो कमिंग ऑफ एज क्या है कि सर जो नॉवेल है ना उसे दो पार्ट में बांटा गया है, एक प्रेजेंट में और दूसरा पास्ट में। जब नॉवेल शुरू होता है, जब नॉवेल शुरू होता है तो राजू एक साधु के वेश में है और अपनी कहानी बताता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी राजू की कहानी दिखाई पड़ती है साधु के वेश में। फिर उसमें पास्ट में चला जाता है, फिर वहां से जो है वो स्टेप बाय स्टेप वो कैसे रेलवे राजू, जो एक व्यक्ति जिसका नाम राजू है, जिसे रेलवे राजू के नाम से जाना जाता था, उसकी यात्रा जो है वो कैसे समय के साथ बदलती गई और कैसे वो एक साधु बना, सेंट बना, उसका एक कमिंग ऑफ एज जो है वो एग्जाम्पल आपको दिया गया है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसमें स्ट्रक्चर क्या है सर नॉवेल का। तो स्ट्रक्चर जो है वो दो मेन नैरेटिव जो है वो स्टैंड्स के बनाए गए हैं, दो नैरेटिव पार्ट्स के बताए गए हैं। पहला राजू की पास्ट लाइफ और दूसरा राजू की प्रेजेंट लाइफ। राजू की पास्ट लाइफ नरेट की गई है इन थर्ड पर्सन, है ना, कि भाई वो बता रहा है खुद के बारे में। दूसरा आपका जो है वो राजू की प्रेजेंट लाइफ जो है वो कैसी है एज ए साधु, और वो कौन बता रहा है? राजू खुद बता रहा है। राजू खुद बता रहा है कि राजू की जो है वो साधु वाली लाइफ कैसी है, और ये नरेट की गई है थर्ड पर्सन में। यानी कहने का अर्थ पता है क्या है? थोड़ा मैं समझाता हूं आपको। सर ये पूरा का पूरा नॉवेल दो भागों में बांटा हुआ है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि राजू की प्रेजेंट लाइफ से ये नॉवेल शुरू होता है, और फिर एकदम से उसको याद आता है। क्या याद आता है? कि उसका पास्ट जीवन कैसा था, वो 2 साल पहले कैसा था, क्या क्या उसके जीवन में घटनाएं हुई, वो सारी बात याद आती है, और वहां से वापस वो कहां तक आता है? प्रेजेंट तक आता है। तो ये जो है वो एक तो क्या हो गया? कमिंग ऑफ एज हो गया। दूसरा आपका राजू खुद की लाइफ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज एन साधु, है ना, ये तो नरेट कर रहा है वो खुद, राजू हिमसेल्फ नरेट कर रहा है। लेकिन ये क्या है सर? राजू की पास्ट लाइफ को नरेट कौन कर रहा है? तो राजू खुद थोड़ी बता रहा है किसी को, राजू खुद थोड़ी बता रहा है, नहीं सर, वो तो बातचीत जो है वो दिखाई गई है। तो ये थर्ड पर्सन में नरेट की गई है। किसमें की गई है? थर्ड पर्सन में नरेट की गई है। नॉन लीनियर टाइमलाइन, फ्रीक्वेंट फ्लैशबैक्स एंड इंटरनल मोनोलॉग्स, है ना। इसमें जो है वो क्या क्या चीजें दिखाई पड़ती है कि नहीं तो कोई जो है वो नॉन लीनियर इसमें टाइमलाइन है, यानी फिक्स टाइमलाइन नहीं है। फ्रीक्वेंट फ्लैशबैक है, राजू कभी प्रेजेंट में और कभी एकदम से फ्लैशबैक, पुरानी यादों में जाना, है ना, फ्लैशबैक, पुराने जो है वो चीजों को जो है वो मतलब बाहर लाना या पुरानी चीजों को याद करना। एंड इंटरनल मोनोलॉग का यूज किया हुआ है। यूज ऑफ रेट्रोस्पेक्शन एंड डुअल नैरेटिव वॉइस। रेट्रोस्पेक्शन जानते हो? देखो स्पेक्ट करना मतलब देखना, स्पेक्शन निरीक्षण होता है, और रेट्रोस्पेक्शन
एक होता है आपका रेट्रोस्पेक्शन, ठीक है। एक होता है आपका रेट्रोस्पेक्शन, एक होता है इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। एक होता है एक्सट्रोस्पेक्शन। अब ये बहुत बेसिक सी बात है, ये इंट्रो और एक्सट्रो तो आप आराम से समझ जाओगे। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिरीक्षण। क्या होता है? आत्मनिरीक्षण, यानी खुद के अंदर झांक कर देखना, खुद के अंदर झांक कर देखना। रेट्रो होता है पीछे, पुराना। आपका जो है वो रेट्रो यूज किया जाता है मेमोरी। जैसे आप रेट्रो लगाओगे, रेट्रो सॉन्ग लगाओगे यूट्यूब पे, तो आपको पुरानी जो है वो गाने आपको निकलकर जो है वो मिल जाएंगे। तो रेट्रोस्पेक्शन है पुरानी बातों को याद करना, यानी कोई मेमोरी, कोई स्मृति को याद करना। तो यहां आपको क्या दिखाया गया है? रेट्रोस्पेक्शन का यूज हुआ है कि राजू अपनी पास्ट लाइफ में चला जाता है एंड ड्वेल नैरेटिव वॉइस। और इसमें जो है वो दो नैरेटिव वॉइस हैं, एक राजू के बेसिस पे और एक जो है वो साधु के बेसिस पे। अल्टरनेट्स बिटवीन रियलिज्म एंड सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन, है ना। ये इसके कुछ बेसिक नेचर्स हैं। और फिर बात आती है कि सर इसकी सेटिंग कहां हुई, ये पूछा जा सकता है भैया, है ना। विच इज व्हाट इज द सेटिंग प्लेस, या विच इज द प्लेस ऑफ सेटिंग ऑफ द गाइड। तो मालगुड़ी, जो मैंने आपको सबसे पहले आते ही बताया था कि मालगुड़ी एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन है जो बहुत फेमस है, और उसके लिए आर के नारायण सर का नाम जो है वो बारी बारी आप ही जानोगे। दूसरा इसमें एक जो है वो गांव का वर्णन हुआ जिसका नाम क्या है? मंगल विलेज। अब ये सारी बातें मैं आपको अभी बताऊंगा, सारी एक साथ में ही। देखो, मालगुड़ी, दूसरा कौन सा है? सेटिंग कौन सी है? मंगल विलेज। यानी सेटिंग ऑफ प्लेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेटिंग ऑफ प्लेस की बात कर रहा है कि सर कौन कौन से स्थानों की बात हुई है। तो मालगुड़ी की बात हुई है जहां इसका जन्म होता है, जहां राजू जन्मता है। मंगल विलेज, मंगल वो गांव है, मंगल वो गांव है जब राजू वापस जो है वो लौटता है, वापस जेल से छूटकर लौटता है। अब जेल क्यों गया था वो मैं बताऊंगा। और फिर वहां पर क्या बनता है? एक स्पिरिचुअल फिगर बनता है, एक सेंट बन जाता है, एक जो है वो आपका सन्यासी साधु बन जाता है। देन द चेंजिंग ज्योग्राफी रिफ्लेक्ट्स राजू साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और जो ज्योग्राफी चेंज हो रही है कि कभी राजू जो है वो मंगल विलेज में बात कर रहा है, कभी वो चलते हुए मालगुड़ी जो है वो पुराने प्लेस में चला जाता है, ठीक है। तो ये उसका साइकोलॉजिकल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है कि उसके दिमाग में कभी क्या चल रहा है, कभी क्या चल रहा है। डन। तो दो, एक तो फिक्शनल प्लेस हो गया आपका मालगुड़ी, और दूसरा जो है वो मंगल विलेज जहां ये आकर साधु बनता है। कंपोजिंग टाइम 50s में लिखा गया है ना, ये कोई नहीं पूछेगा। पब्लिश पूछेगा कि कब पब्लिश हुआ? 1958 में। और 1960 में इन्हें क्या मिला? आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, फर्स्ट एवर फॉर एन इंग्लिश नॉवल। और ये पहली बार था, ये पहली बार था जब किसी इंग्लिश नॉवेल को आपका साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1960, फर्स्ट एवर फॉर एन इंग्लिश नॉवल, है ना, क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेज एंड अडेप्टेड इनटू ए 1965 हिंदी फिल्म स्टारिंग देवानंद, है ना। इसको जो है वो काफी सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया बाद में, और 1965 में देवानंद साहब की फिल्म आई थी, उसमें इसे अडॉप्ट भी किया गया, उसमें इसे अडॉप्ट भी किया गया। अब देखो कुछ थीम्स है इसमें, है ना। आपका सेल्फ आइडेंटिटी क्या होता है, सेल्फ डिसेप्शन क्या होता है, इल्यूजन है, रियलिटी है, ये सारी बातें बाद की, ठीक है। ये कुछ थीम आ गई, लव, प्रेम, बेट्रियल, आपका धोखा, पोजीशन, ये सब के सब, ये पूरी बात आपको मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू में समझा दूंगा। सिंबोलिज्म इसके कौन कौन से हैं तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसमें फेमस लाइंस कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेगेसी और कल्चरल इंपैक्ट इसका कौन सा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और समरी भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सर आप सब कुछ बताओगे, उससे पहले बताना क्या चाहते हो वो देख लो। पूरा नॉवेल अब हम लेकर चलते हैं, यहां से शुरू करेंगे और अपन खुद इसको यहीं खत्म कर लेंगे, फिर उनको पॉइंट बचेंगे तो वो इजीली तैयार हो जाएंगे। देखो पूरी कहानी को समझो कि कहानी की शुरुआत जो है वो कहां से होती है, इसमें कौन कौन कैरेक्टर है और कैसे उनको यूटिलाइज करना है। जैसे पहला कैरेक्टर है इसमें राजू, पहला कैरेक्टर है इसमें राजू, ठीक है, ये मेन कैरेक्टर हुआ आपका। फिर दूसरा कैरेक्टर मान लिया हमने राजू की मदर, है ना, राजूज मदर, राजूज मदर, राजू की मां। तीसरा कैरेक्टर जो है वो हम यहां मानेंगे आपका रोजी, ठीक है, जिसको हम एक और नाम से जानेंगे नालिनी,
एक कैरेक्टर आपका मार्को, ठीक है, राजू, राजू की मां रोजी, जिसका दूसरा नाम मालिनी, एक आपका जो है वो मार्को। और फिर बात आती है अगर इसके और कैरेक्टर्स की, तो एक आपका जो है वो व्यक्ति वेलन, एक व्यक्ति आपका वेलन, और फिर आपके आते हैं विलेजर्स। फिर आपके आते हैं विलेजर्स, मतलब गांव वाले। कौन हो जाएंगे? गांव वाले। प्लेस की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे मालगुड़ी, ठीक है, मंगल, और सरयू रिवर, सरयू नदी। बस इतना ही था, है ना। मूल मतलब मोटे मोटे तौर पे बस इन्हीं कैरेक्टर के इर्द गिर्द पूरा का पूरा नॉवेल घूम जाएगा। देन कहानी की शुरुआत होती है रेलवे राजू से। राजू जिसके पिता एक रेलवे स्टेशन पर, जो कहां स्थित है, मालगुड़ी। पहली बात, राजू का जो बर्थ प्लेस है वो आपका कौन सा है? मालगुड़ी है। राजू का जो बर्थ प्लेस है, बर्थ प्लेस है वो है आपका मालगुड़ी। और राजू के जो पिता है, राजू के जो पिता है वो यहीं पर क्या करते थे सर? एक दुकान लगाते थे, है ना। रेलवे स्टेशन के पास में एक दुकान लगाते थे, ठीक है। जब पिता की मृत्यु हो गई तो राजू ने उस दुकान को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पूरी कहानी को पहले एक बार समझना, फिर हम शुरुआत से जब नॉवेल शुरू होगा तो उसको दोबारा पढ़ लेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, नॉवेल की शुरुआत में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? नॉवेल की शुरुआत में राजू साधु के वेश में दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, हम तो यहीं से पढ़ेंगे जब से इसका जन्म हुआ। राजू जिसका बर्थ प्लेस मालगुड़ी है, मालगुड़ी में इसके पिता की जो है वो रेलवे स्टेशन पर दुकान थी। पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होने के बाद राजू ने जो है वो दुकान का काम संभालना शुरू कर दिया। राजू नेचर में बहुत बढ़िया था, यानी राजू का अगर कैरेक्टर पूछा जाए तो ये आपका कैसा था? फनी भी कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा मतलब मजाकिया। राजू का जो है वो नेचर कैसा था कि सर ये थोड़ा मजाकिया था, थोड़ा बुद्धिमान था, बुद्धिमान, विटी जिसको अपन कहेंगे, विटी था। और आपका साथ साथ में जो है वो आपका कैसा था सर? राजू जो है वो मजाकिया था, बुद्धिमान था, और इसी के साथ में जो है वो थोड़ा सा बातूनी भी था। कैसा था? बातूनी था, यानी बातों में लोगों को बहुत जल्दी जो है वो एक तरीके से फंसा लिया करता था। तो राजू का मजाकिया, बुद्धिमान, यानी आपका उसका फनी, ठीक है। मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूं पता नहीं, बट मैं लिख रहा हूं फिलहाल के लिए। तो राजू जो है वो कैसा था सर? राजू आपका फनी, आपका विटी, बुद्धिमान, या फिर आपका जो है वो बातूनी, थोड़ा चैटर बॉक्स टाइप का, ठीक है। बातूनी था, ज्यादातर बातचीत करके जो है वो लोगों को कन्विंस किया करता था। पहले तो ये जो है वो क्या करता था, शॉप ही चलाता था, दुकान चलाता था। धीरे धीरे वहां पर इसकी जो है वो पहचान रेलवे स्टेशन पर बढ़ती गई, और इसने धीरे धीरे काम को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। लोगों से बातचीत करने का, बोलचाल का तरीका इतना बढ़िया था कि ये धीरे धीरे लोगों में, या वहां जो लोग थे, रेलवे स्टेशन के जो लोग थे, या जो पर्यटक आते थे, जो बाहर के लोग थे, उनके मन में धीरे धीरे राजू के प्रति जो है वो एक भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। और उसके बाद में राजू को एक अलग नाम से पुकारा जाने लगा, और वो कौन सा था? याद रखिएगा, रेलवे राजू। रेलवे राजू, रेलवे इसका प्लेस हो गया, और व्यक्ति का नाम राजू, रेलवे राजू बन गया, ठीक है। चल रही है, जीवन बढ़िया चल रहा है। इसकी, राजू की जो मां है, राजू की जो मां है, मां तो मां है, राजू की हो, आपकी हो, या हमारी हो। अब देखो, राजू की मां जो है वो एक, मतलब विलेज पर्सपेक्टिव का हो, या आपका जो है वो ट्रेडिशनल वेमन का हो, ठीक है। ट्रेडिशनल वेमन का हो, ये एक ऐसी परंपरावादी महिला है जो किस पे जो है वो बिलीव करती है, किस पे बिलीव करती है सर? पुरानी बातचीत पे बिलीव करती है, मान्यताओं पे बिलीव करती है ना। इसका जो है वो मतलब एक तरीके से, मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, फिलहाल तो ये राजू की मां है, लेकिन इसके बारे में एक छोटी सी बातचीत बीच में आएगी। तो आप इतना समझ लो कि पुरानी जो है वो ख्यालातों की महिला है। फिर इसकी बातचीत करेंगे जब इसका कैरेक्टर दोबारा आएगा। तो राजू, रेलवे राजू की जो मां है वो एक पुरानी ख्यालात की महिला है, और ये दोनों माँ बेटे जो है वो साथ में रहते हैं। अभी तक तो प्रेम ही चल रहा है, सब बढ़िया ही चल रहा है।
अब बात आती है वहीं पर काम करते करते जो है वो राजू के सामने एक जो है वो लड़की, यानी एक दिन मद्रास से रोजी और मार्को जो है वो दोनों कहां से हैं? मद्रास से। कहां से हैं? मद्रास से हैं। मद्रास से रोजी और मार्को, वास्तविकता में ये दो हैं वो कौन है? आपके हस्बैंड वाइफ हैं सर। मार्को जो है वो हस्बैंड है रोजी का, मार्को जो है वो हस्बैंड है रोजी का, और ये इसकी वाइफ है। ये इसकी कौन है बच्चे? वाइफ है। डन। तो मार्को और रोजी जो मद्रास से हैं वो मालगुड़ी घूमने आते हैं, मालगुड़ी घूमने आते हैं। रोजी का कैरेक्टर मैं आपको बताता हूं, रोजी कैसी है। रोजी एक यंग जो है वो युवा एक लड़की है, जो है वो अच्छी दिखती है। साथ में मतलब भरतनाट्यम को लेकर, किसको लेकर? भरतनाट्यम को लेकर जो है, डांस को लेकर, रोजी जो है वो डांस को लेकर काफी ज्यादा जो है वो क्यूरियस है। डांस जो है वो इसका एक भाव लिख देता हूं मैं, ठीक है। यानी इसे नृत्य जो है वो बहुत पसंद है और ये नृत्य में अपना जो है वो करियर बनाना चाहती है, यानी डांस को अपना करियर बनाना चाहती है। जबकि ये जो भाई साहब हैं इनके हस्बैंड हैं मार्को, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है। ये कौन है? एक जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आपका पुरातत्वविद जिसको अपन कहते हैं, है ना, पुरातत्वविद हैं। अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट टाइप का आदमी, उसको जो है वो क्या पसंद होगा सर? उसको यही पहाड़ जमीनें, है ना, खुदाई वुदाई कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। इतिहास पसंद है, इतिहास को ढूंढना पसंद है। तो ऐसे आदमी का इस प्रकार की वाइफ के साथ में बहुत बेहतर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो हस्बैंड वाइफ का जब तक तालमेल बेहतर नहीं है तब तक रिश्ता बेहतर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का रिश्ता जो है वो उतना बेहतर नहीं है, जिसका मूल कारण क्या है? रोजी चाहती है कि वो डांस को अपना करियर बनाए, जबकि मार्को उसे इस चीज के लिए परमिशन नहीं देता है। मार्को एक आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्ट्री में जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट रखता है और इनका रिश्ता बेहतर नहीं है। रोजी जो है वो मतलब इसे एक तरीके से वुमेन डिस्क्रिमिनेशन मानती है कि महिलाओं को दबाया जा रहा है, यानी मुझे जो है वो मेरी इच्छाएं या मुझे आगे बढ़ने का जो वास्तविकता में मुझे एक मौका मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा मानना है किसका? रोजी का। डन। फिर बात आती है किसके बारे में कि सर ये सब चल रहा है। अब ये कहां आते हैं? ये दोनों के दोनों मालगुड़ी आते हैं, मालगुड़ी घूमने आते हैं। इन्हें स्टेशन पर मिलता है रेलवे राजू। कौन मिलता है? रेलवे राजू। रेलवे राजू बहुत मजाक के अंदाज में इनसे कहता है, घुमाने घुमाने की बातचीत करता है और ये दोनों तैयार हो जाते हैं। बातचीत जो है वो जब होती है, यानी जब राजू इनको जो है वो टूर करवा रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, उस टाइम पे धीरे धीरे उन दिनों में जब ये इनको घुमा रहा होता है, उन दिनों में इसे पता चलता है कि इन दोनों के बीच कोई बेहतर जो है वो बहुत बेहतर रिश्ता नहीं है। यानी कहीं ना कहीं मार्को जो है वो रोजी में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और रोजी जो है वो अपनी बातचीत जो है वो दुख के जो है वो बिहाफ पे कह दो या पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पे कह दो, किसको बताती है? वो राजू को बताती है कि भाई मैं जो है वो एक डांसर बनना चाहती हूं और मैं जो है वो भरतनाट्यम में अपना नाम करना चाहती हूं, लेकिन मुझे इस बात की जो है वो परमिशन नहीं है। जब ये सारी बातें होती है, जब ये सारी बातें होती है तो कहीं ना कहीं रोजी और राजू जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। पहले एक अच्छे दोस्त के तौर पे कि वो उससे खुलकर अपनी बातचीत शेयर करना शुरू करती है, और जब ऐसा होता है कि मार्को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, मार्को अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो धीरे धीरे रोजी का झुकाव जो है वो किसकी तरफ चला जाता है? राजू की तरफ चला जाता है। और यहां एक नया एंगल निकल कर आता है, और वो एंगल जो है वो कौन सा है? ये ट्राइंगल आपका लव ट्राइंगल है। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में धीरे धीरे जो है वो प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, लव ट्रायंगल जो है वो शुरू हो जाता है। किसके बीच में? राजू और रोजी के बीच में। तो लव, फिर आया एक वर्ड बेट्रियल, आपने देखा होगा थीम में, बेट्रियल यानी धोखा, है ना, प्रेम में धोखा देना। अब जो ये बातचीत है, ठीक ठीक है, अब राजू धीरे धीरे क्या करता है? राजू उसको जो है वो और पैम्पर करता है कि नहीं नहीं तुम्हें करना चाहिए, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये ऐसे वैसे। उसको थोड़ा सा जो है वो और धुआं देके चीजों को क्या कर देता है, मामला और पेचीदा हो जाता है, और धीरे धीरे रोजी और मार्को का रिश्ता लगभग खत्म सा हो जाता है। मार्को को जब इस बात का पता चलता है तो मार्को बहुत दुखी होता है कि साहब, जो सीधी सी बात है यार, किसी की पत्नी के साथ में जो है वो कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को बना रहा है या जीवन को सोच रहा है, तो ये व्यक्ति इस बात को धोखा मानता है मार्को, और उसे इसे रोजी को मालगुड़ी में ही छोड़कर वापस कहां लौट जाता है? मद्रास लौट जाता है कि भैया तू तेरे और मैं मेरे, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो ये आपका बेट्रेल हुआ। डन। फिर बात आती है राजू और आपका जो है वो रोजी की।
राजू और रोजी जो पहले दोस्त थे तब तक इसकी मां जो है वो इसे पसंद करती थी, लेकिन जैसे ही मां को पता चला कि रोजी एक डांसर बनना चाहती है तो उस समय की एक ट्रेडिशनल वेमन जो है वो ये कभी पसंद नहीं करेगी कि वो उसकी जो मतलब या कोई लड़की जो है वो ऐसे किसी व्यवसाय में जाए, ऐसे किसी व्यवसाय में जाए। तो कहीं ना कहीं एक कारण तो मूल कारण वो था। दूसरा मूल कारण ये था कि विदाउट मैरिज यानी बिना शादी के एक दूसरा लड़का और लड़की के साथ में रहना, जिसे आजकल हम जो है वो लिव इन रिलेशनशिप का नाम दे देते हैं, उसकी वजह से भी राजू की मां जो है वो बहुत दुखी थी, या मैं कहूं कि राजू से नाराज थी, और वो राजू को छोड़कर जो है वो गांव चली जाती है। डन। ये सारी बातचीत जो है वो समझ में आ गई, राजू वाली बात समझ में आ गई। रोजी मार्को जो है वो वापस कहां चला गया, मद्रास चला गया। अब इन दोनों ने आगे अपना करियर शुरू किया। रोजी थोड़े टाइम के लिए दुखी रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आप को संभालती है, और राजू इसको पैम्पर करता है, राजू इसको और बुस्ट करता है कि चल तू अपना करियर शुरू कर। और ये जो है वो डांस में अपना करियर बनाना शुरू करती है। यहां राजू एक और जो है वो काम करना शुरू करता है, और वो बनता है रोजी का डांस मैनेजर, है ना। रोजी का जो है वो क्या बनता है, स्टेज मैनेजर बनता है। इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं ताकि अपने पास जगह बच जाए, ठीक है। ये जो है वो क्या बनता है, रोजी का स्टेज मैनेजर बन जाता है, यानी रोजी के डांस प्रोग्राम्स को लेकर, फंड से लेकर जो है वो मैनेजमेंट तक का सारा काम कौन देख रहा है, राजू देख रहा है। सारा काम कौन देख रहा है, राजू देख रहा है। पेमेंट किस पार्टी से कितना पेमेंट लेना है, कहां शो होगा कहां नहीं होगा। धीरे धीरे जो है वो इसकी ख्याति यानी रोजी की ख्याति भी बढ़ती जाती है। अब यहां आपको ब्रैकेट में एक नाम दिख रहा होगा, नालिनी, ठीक है। ये कहां से आया, इस नालिनी नाम वास्तविकता में रोजी का ही नाम है। जब ये डांस में अपना करियर बनाना चाह रही है तो उस समय इसने एक सेकेंडरी नाम चूज किया है, रोजी के बजाय जो है वो कौन सा नाम लिया है, नालिनी नाम लिया है। और नालिनी जो है वो क्या है, एक तरीके से वही रोजी है जो एक डांस स्टार है, डांस स्टार है। डन हुई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चल, अब इन दोनों के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो मैनेज कर रहा है, चीजें बढ़िया चल रही है। लेकिन अब धीरे धीरे राजू जो है वो एक मतलब रेलवे राजू से अब मैनेजर राजू बन चुका है। और कहते हैं ना कि व्यक्ति के हाथ में जब आकस्मिक पैसा आ जाए तो थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आकस्मिक जो है वो पहचान हो जाए तो थोड़ी सी जो है वो बुद्धि पे ताला पड़ जाता है, और वही हुआ किसके साथ में, राजू के साथ में। राजू अब धीरे धीरे थोड़ा सा लालची और थोड़ा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होता गया, और उसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो किसी रोजी को पूरी तरीके से जो है वो क्या करने लगा, प्रेशराइज करने लगा, दबाने लगा, उस पर जो है वो अधिकार जमाने लगा, है ना। उसको जो है वो पोजीशन मतलब एक तरीके से पजेसिव होने लगा उसको लेकर कि भाई तू ये करेगी, तू ये नहीं करेगी, नहीं तू ये डांस शो नहीं करेगी, है ना, इस प्रकार से। जबकि रोजी ने मार्को को छोड़ा ही इसलिए था कि वो स्वतंत्र भाव से अपना जीवन जी सके, वो अपना करियर चूज कर सके। लेकिन अब सेकेंडरी कौन है, राजू। लेकिन कहीं ना कहीं रोजी का यह मानना है कि राजू ने उसे सपोर्ट किया है, राजू से वो जो है वो प्रेम भी करती है, तो वो उसकी बातों को उतना जो है वो ध्यान नहीं देती। लेकिन फिर बात निकल कर आती है, राजू जो है वो किसी केस में फंस जाता है। अब वो केस क्या है, केस तो मूल तौर पे ये है कि मार्को जब जा रहा होता है तो वो रोजी के कुछ गहने छोड़कर जाता है, ठीक है। तो राजू जो है वो फोर्जरी के मामले में फंसता है। फोर्जरी मतलब किसकी जगह पे, रोजी की जगह का, यानी रोजी का फर्जी साइन जो है वो किसी पेपर पर कर देता है उन गहनों के लिए, है ना। गहनों को खुद लेने के लिए जो है वो रोजी के नाम का फर्जी साइन, जिसे हम फोर्जरी का केस कहेंगे, जो है वो जालसाजी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो जालसाजी के केस में कौन फंस जाता है, राजू फंस जाता है, जो रोजी के सिग्नेचर कर देता है, रोजी के सिग्नेचर कर देता है। जब ये बात पता चलती है तो केस हो जाता है। केस जब कोर्ट में जाता है, कोर्ट में सुनवाई होती है, वकील है, ये सारा वो मामला बीच का चलता रहता है। और वहां से कम इतना बेहतर हुआ कि रोजी जो है वो किसके फेवर में होती है, राजू के फेवर में होती है। वो उसे गलत मानती है, लेकिन वो उसे सजा के पक्ष में नहीं है, यानी वो उसके फेवर में जो है वो होने के बावजूद सरकार यानी जो है वो कोर्ट ने उसे 2 साल की सजा सुना थी। कितने साल की, 2 साल की। अगर फेवर में नहीं होती तो फिर जालसाजी के केस में लंबा जाता, लेकिन वो फेवर में थी, इसलिए वो कहीं ना कहीं जो है वो सजा कम हुई, और वो 2 साल की सजा के लिए जो है वो उसे जेल में डाल दिया जाता है। यहां कहानी खत्म हो जाती है आपकी रोजी की, मार्को की, मां की, ये सब लोगों। डन। ये सब के सब जो है वो यहीं खत्म हो गए। वो जेल चला गया, कौन, आपका राजू। किस मामले में, फोर्जरी के मामले में, ठीक है। और किसके, रोजी के जो है वो जाली सिग्नेचर कर दिए थे इसने पेपर पे।
फिर इस साइड में आओ, यहां देखो आपका मालगुडी की बात हो चुकी है। अब राजू जब 2 साल बाद में जेल से छूटता है तो वो सोचता है कि मैं मालगुडी नहीं जाऊंगा, मैं मालगुडी नहीं जाऊंगा। कारण क्या बताता है, मतलब मन में कारण क्या सोचता है, एक तो बेइज्जती हो गई है ना, जाऊंगा वापस वहां देखूंगा रहूंगा, सब लोग जो है वो मुझे मतलब एक गिरी हुई नजरों की दृष्टि से देखेंगे कि साहब मैंने जो है वो जालसाजी की है। तो कहीं ना कहीं मन में गिल्ट है, कहीं ना कहीं मन में गिल्ट है। तो ये क्या करता है, राजू वहां से जो है वो चलता है और सरयू नदी की जो है वो तट की तरफ, यानी सरयू नदी के किनारे किनारे जब हो रहा होता है तो ये एक गांव पहुंचता है और उस गांव का नाम है मंगल, उस गांव का नाम है मंगल। जब ये मंगल गांव के पास से गुजर रहा होता है, जब ये मंगल गांव के पास से गुजर रहा होता है सरयू नदी के किनारे, तो इसे उस नदी के किनारे जो है वो एक मंदिर दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, एक जो है वो आपका ओल्ड टेम्पल कहो या एक ऐसा मंदिर जिसमें कोई है नहीं, फिलहाल पुजारी कोई नहीं है वहां पर, वो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, खाली पड़ा हुआ है। उस मंदिर की तरफ वो बढ़ता है और वहीं पर उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है वेलन। जिसका नाम क्या है, वेलन। वेलन अपने जो है वो किसी पारिवारिक जो है वो समस्या को लेकर वहां से मतलब बातचीत करना शुरू करता है, किससे, राजू से। राजू को ये मिसकंसेप्शनली जो है वो क्या मान लेता है, एक सेंट मान लेता है, एक संत मान लेता है ना, कि भाई नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे मंदिर के आसपास कौन होगा, एक संत होगा, है ना, यहां तो संतों का वास ही होगा और तो कौन होगा। तो इसे एक संत मान लिया जाता है, किसको, राजू को, जो छूट के आया है जेल से। किसने माना, सबसे पहले अगर पूछा जाए तो आपका बताना है कि साहब वेलन जो है वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ये अज्यूम किया कि राजू एक संत है, राजू एक संत है, सरयू नदी, मंगल गांव, और वेलन जो है वो व्यक्ति, ठीक है, वेलन एक विलेजर है। अब वेलन ने ये माना, फिर राजू को अपनी प्रॉब्लम बताई। क्या प्रॉब्लम थी कि सर मेरे जो है वो बहन को मतलब लेकर, उसकी शादी को लेकर कुछ जो है वो बाधाएं चल रही है, पारिवारिक कुछ जो है वो दिक्कतें चल रही है, तो उसको लेकर उसने सलाह मांगी। और राजू ने थोड़ा सा, पहले तो राजू झिझका, लेकिन बाद में राजू ने जो है वो अपनी टैक्टिक्स, क्योंकि वो विटी तो था ही, बुद्धिमान तो था ही, या उसको थोड़ी बातों को घुमाना भी आता था, और डिप्लोमेटिक तरीके से उसने क्या किया, उस मामले को शॉर्ट आउट करवा दिया। शॉर्ट आउट करवा दिया तो राजू के लिए मतलब वेलन की, और वेलन के साथ साथ में धीरे धीरे गांव वालों की इज्जत जो है, गांव वालों के मन में राजू की इज्जत जो है वो बढ़ती गई। वेलन तो पूरी तरीके से मान के बैठा हुआ था कि बस गुरुजी आपके चरणों में धूल के बराबर बस जगह दे दो मेरे को तो। और फिर धीरे धीरे गांव वाले भी इस बात से कन्विंस होते गए कि राजू एक महान जो है वो संत है। राजू का जीवन जो है वो धीरे धीरे चलता गया। अब बातचीत आती है उसके बाद में, एक अंतिम बातचीत जो दिखाई पड़ती है कि गांव में, गांव के लोग संत मान रहे हैं। राजू हालांकि पूरी कहानी जो है वो वेलन को बता देता है। राजू अपनी पूरी कहानी, अपना पास्ट जो है वो वेलन को बताता है कि भाई मैं ऐसे ऐसे करके जो है वो फोर्जरी के केस में जेल गया था, मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं होता है, ये मानने को तैयार ही नहीं होता है। और फिर गांव वाले भी इस बात में जो है वो धीरे धीरे उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अभी तक राजू बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, वो बस अपना जो है वो एक तरीके से समय बिता रहा है। अब गांव में एक सूखा का जो है वो माहौल बनता है, यानी सूखा पड़ता है गांव में, जो है वो काफी लंबे टाइम से बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ता है। अब कहा जाता है, जैसे पुराने टाइम पे ये कहा जाता था कि सूखे के समय, आपने देखा होगा कई हमारे जो है वो पुराणों में भी लिखा हुआ है, कई जो है वो रामायण महाभारत ऐसे जो है वो अच्छे ग्रंथों में आपने देखा होगा कि हवन होते थे, या जो ऋषि मुनि है वो तपस्याएं करते थे। तो गांव वालों का यह मानना था कि अगर हमारे संत, हमारे जो गांव के संत हैं, मंदिर के जो पुजारी हैं, जो संत हैं, वो क्या करें, अगर वो जो है वो फास्ट करें, अगर वो व्रत करें, यानी वो पूजा पाठ करें और वो व्रत करें, प्रण ले लें इस बात का कि भाई वो तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक क्या होगा, बारिश नहीं होगी। मतलब एक तरीके से जो है वो अपनी जो है वो आंतरिक शक्ति का प्रयोग करें, जबकि राजू के पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं थी, लेकिन गांव वालों का मानना था, गांव वालों को विश्वास ना टूटे, इसलिए राजू ने जो है वो फास्ट करना शुरू कर दिया, फास्ट करना शुरू कर दिया। और लगातार ये प्रक्रिया चलती रही। गांव वालों ने उसको मनाया कि साहब आप जो है वो इसका कोई जो है वो निकालो, तोड़ निकालो कि बारिश नहीं हो रही है। तो अंतिम तौर पे उसने जो है वो क्या कर दिया, फास्ट करना शुरू कर दिया। और जब फास्ट करना शुरू किया, यानी उसने व्रत रखना शुरू किया, और धीरे धीरे वो व्रत जो है वो वास्तविकता में आउटर था, मतलब वो पेट खाली करने के लिए था, खाली पेट जो है वो व्रत था, लेकिन वास्तविकता से धीरे धीरे उस व्रत के माध्यम से राजू की आत्मा की शुद्धि हो गई। आत्मा की शुद्धि होने का मतलब क्या हुआ,
राजू को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, गिल्ट हुआ कि उसने गलत किया था, उसने पश्चाताप किया और अब वो जो है वो डेडिकेटेडली पूरे मन से ये बात चाहता था कि बारिश हो जाए और गांव वालों का भला हो जाए। यही प्रक्रिया जो है वो लगातार 11 दिन तक चलती रही। अचानक से एक दिन जो है वो राजू अपनी जगह से उठता है और उठते हुए पहाड़ी की तरफ, नदी की तरफ चलता है और कहता है कि उसे हेलिसिनेशन की वजह से शायद मतलब काफी टाइम से खाना नहीं खाया था, या आपने एक जो है वो देखा होगा मृग मरीचिका आपने देखी होगी, है ना, जो रोड पर पानी भरा हुआ दिखाई पड़ता है तो उसे बारिश मतलब जो है वो पहाड़ी की तरफ से बारिश होती हुई दिखाई पड़ती है। तो वो उठकर उस पहाड़ी से जो है वो चलकर जाता है और जाकर जो है वो कहता है कि बारिश हो रही है क्या, है ना, और इतने में गिर जाता है, इतने में गिर जाता है और नॉवेल समाप्त हो जाता है। अब मजा नहीं आया, है ना, कि सर अभी तक तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, भाई मुझे भी नहीं आया क्योंकि नॉवेल ही ऐसा है। इसके बाद जो है वो बिना किसी रियल समाप्ति के ना ही तो ये बताया गया कि क्या वास्तविकता में बारिश हुई थी, ना ही ये बताया गया कि क्या राजू मर गया या राजू बच गया, है ना। ऐसा कहा जाता है कि राजू गिर पड़ा, राजू गिर पड़ा तो फिर वो नदी में गिर पड़ा, ऐसा मान के उस नॉवेल को जो है वो खत्म कर दिया जाता है। यानी ये आपको जो है वो राइटर के तथ्यात्मक भाव के आधार पर खुद को आइडिया लगाना है कि बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी। ऐसा कोई जनरली एंड उसका जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो ये थी रेलवे राजू की कहानी कि कैसे रेलवे राजू उसके बाद एक जो है वो आपका फोर्जरी केस में फंसा हुआ एक जो है वो व्यक्ति कैसे संत बनता है, उसकी ये यात्रा कैसे चलती है, वो सब कुछ बताया गया। तो कोई बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है इसमें, इजीली आप इसे तैयार कर सकते हैं। डन। तो बस यही है। अब इससे रिलेटेड आप 50, 60, 100 क्वेश्चन कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें, सेम पूरी की पूरी कहानी यही है। देन अब आप थीम देखोगे तो वही बात है, आपका आइडेंटिटी और सेल्फ जो है वो डिकेप्शन की अगर बात करें तो राजूज लाइफ इज अ कंटिन्यूअस एक्ट ऑफ सेल्फ इन्वेंशन, है ना। राजू का पूरा जीवन ही सेल्फ इन्वेंशन पर चला था, फ्रॉम टूरिस्ट गाइड से लेकर डांस मैनेजर बनने तक, है ना, सेल्फ इन्वेंटेड हुआ है ये। पहले टूरिस्ट गाइड भी खुद बना है, उसके बाद में डांस मैनेजर भी अपने बलबूते पर बना है, उसके बाद में लवर प्रेम हुआ किससे, रोजी से, उसके बाद में फोर्जरी केस में जेल गया, एंड फाइनली अ स्पिरिचुअल गुरु, और लास्ट में क्या बन गया, संत बन गया। तो ये क्या था, अपनी पहचान को कैसे इसने सेल्फ डिपिक्ट किया है, कैसे बनाया है, वो दिखाया गया है। ही कॉन्स्टेंटली अडेप्ट्स टू रोल्स बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स एक्सपेक्ट ऑफ हिम, है ना। यानी राजू के बारे में कहा गया है कि उसने वो सारे रोल अदा किए जैसा कि लोग उससे एक्सपेक्ट करते थे। जैसे रोजी उससे प्रेम के तौर पे समझती थी तो उसने प्रेमी का रोल अदा किया, है ना। तो ये सारी बातें, लूजिंग हिज ट्रू सेल्फ इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में वो सबके लिए अच्छा बनने की प्रोसेस में खुद को भूल गया। His journey shows how easily a person can live a lie and blur the line between performance and reality। ये उसकी जो जर्नी है, राजू की जो यात्रा है, वो इस बात को शो करती है कि कितनी आसानी से एक व्यक्ति जो है वो a person can live a lie and blur the line between performance and reality, कि कितनी आसानी से व्यक्ति परफॉर्मेंस और रियलिटी में जो है वो फर्क नहीं कर पाता है। इल्यूजन्स और रियलिटी मतलब दो बातें की गई है कि कैसे वो इल्यूजनिस्ट बना, मतलब इल्यूजन क्या था इसमें और रियलिटी क्या थी। इल्यूजन था नोवेल एक्सप्लोर्स हाउ अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग, है ना, कि कैसे जो है वो अपीयर यानी सामने जो जैसा दिखता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो द नोवेल एक्सप्लोर्स हाउ अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग नॉट ओनली इन अदर्स परसेप्शन ऑफ राजू बट इन हिज ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ। एज अ गाइड राजू मैनिपुलेट्स ट्रूथ फॉर कन्वीनियंस, है ना, कि भाई अपीयरेंस कई बार दिखता अलग है, होता अलग है। जैसे राजू के बारे में कहा गया है कि राजू जब गाइड था तो उसने लोगों को कन्विंस करने के लिए कई बार झूठ का सहारा लिया, यानी जो है वो सत्य को मैनिपुलेट किया। Ironically, the lie of him being a sadhu becomes the only role that leads to inner truth, है ना। जबकि देखो पहले उसने अच्छा था लेकिन झूठ का सहारा लिया, फिर उसने वास्तविकता में वो बुरा था और सच्चाई का सहारा लेके भी वो क्या पा गया, इनर ट्रूथ को पा गया, यानी आंतरिक जो है वो शक्ति को, आंतरिक सत्य को जो है वो पा गया। ब्लरिंग इल्यूजन एंड रियलिटी इन अ प्रोफाउंड वे। ठीक वैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन और रिडेम्पशन उसका कैसा हुआ। राजू का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सेल्फ सर्विंग कॉनमैन टू अ मैन हु फास्ट फॉर अदर्स, है ना। उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है कि जो सिर्फ खुद की सोचता था वो व्यक्ति आज दूसरों के लिए फास्ट कर रहा है, आज दूसरों के लिए जो है वो भूखा रह रहा है।
is central to the novel. His redemption does not come through religious awakening but through sacrifice and suffering. उसने क्या किया? sacrifice किया, खुद का बलिदान किया, suffering जो है वो पीड़ा सही, which finally give his life meaning. और उसकी वजह से उसके जीवन को अंत में एक उद्देश्य मिला. नारायण subtly questions whether one can earn salvation even from a place of desire. स्पिरिचुअलिटी की बात हुई है, हिपोक्रेसी की बात हुई है, ये बहुत छोटी छोटी बातचीत है, ये आप भी जो है वो मैंने लगभग कवर अप कर लिया है. प्रेम की बात हुई है, धोखे की बात हुई है, पोजीशन की बात हुई है ना, वो सारी बातचीत इसमें हुई है. फ्रीडम और इम्प्रिजनमेंट की बात हुई है. मोरल एम्बिग्विटी और सोशल जजमेंट की बात हुई है, जिसमें इसकी मां का वर्णन किया गया है. मॉडर्निटी और ट्रेडिशन की बात हुई है. फिर यहां से जो है वो याद करना है, जैसे कौन किसका सिंबल है, कौन किसका सिंबल है. तो रेलवे स्टेशन किसका सिंबल है? टर्निंग पॉइंट सिंबल है मूवमेंट और ट्रांजिशन का, है ना. रेलवे स्टेशन किसका सिंबल है? कि सर टर्निंग पॉइंट है, यहां से मूवमेंट और ट्रांजिशन दिखाई पड़ते हैं, आपका आना और जाना. रिवर और फ्लड रिप्रेजेंट करती है प्योरिफिकेशन को, आपका सेक्रीफाइस को और डेथ को, रीबर्थ साइकिल को. डांस रोजी के लिबरेशन और आइडेंटिटी को, है ना. डांस जो रोजी करना चाहती थी वो रोजी के लिबरेशन, लिबर्टी मतलब फ्रीडम को बताती है. किसको बताती है? फ्रीडम को. यानी रोजी जो डांस करना चाहती है वो वास्तविकता में स्वतंत्रता का प्रतीक है. प्रिजन मॉरल और साइकोलॉजिकल कंफाइनमेंट है. और फास्टिंग फ्रॉम फ्रॉड टू फेथ, आप जो है वो तपस्या से क्या कर सकते हो? फ्रॉड से फेथ तक. बिकम्स रियल स्पिरिचुअल ट्रायल जो है वो इसमें दिखाया गया है. फिर कुछ खास इसकी लाइंस है, और लाइंस के बाद में जो है वो लेगेसी वगैरह, तो ये तो वही है आपके किसके बारे में? आर के नारायण साहब के बारे में ही. समरी मैंने आपको प्रॉपर बता दी, मतलब मैं तो समरी नहीं, मैंने तो पूरा चैप्टर या पूरा का पूरा नॉवेल ही बता दिया वास्तविकता में. अब ये सेम बात जो है वो आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी. द गाइड जो आर के नारायण का है वो इंट्रीगेट करता है टेल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, कैसे जो है वो रेलवे राजू से एक जो है वो साधु, यानी एक आपका व्यक्ति जो है वो कैसे एक रेलवे राजू प्रिजनर और उसके बाद में एक साधु बना, जो मॉरल सोशल और स्पिरिचुअल ट्रांजिशंस को बताती है. दैट ट्रेसेस द लाइफ ऑफ राजू, अ मैन हु जर्नी टेक्स हिम फ्रॉम बीइंग अ स्मॉल टाइम रेलवे गाइड, यानी एक छोटे से रेलवे गाइड से टू अ स्पिरिचुअल फिगर रिगार्डेड एज अ सेंट, एक संत बनने तक की कहानी बताती है. The novel is structured in a dual narrative format, alternating between Raju's present and supposed holy man, as a supposed holy man and his complex past, slowly revealing the events that led to his current state. बताया था मैंने आपको कि इसके दो पार्ट हैं. पहले स्टार्टिंग जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी किससे? प्रेजेंट, जिसमें वो एक साधु हैं, और फिर धीरे धीरे उसी में परतें खुलती जाती है उसके पुराने जीवन की. स्टोरी की शुरुआत जो है वो एक रिमोट विलेज से होती है. फिक्शनल टाउन है मालगुड़ी का, जहां राजू जो है वो रिसेंटली रिलीज हुआ है प्रिजन से. पी सीक शेल्टर इन अ डेजर्टेड टेम्पल, एक जो है वो मतलब खाली पड़ा हुआ एक मंदिर है, वहां जो है वो शेल्टर लेता है नियर द सरयू रिवर, सरयू नदी के किनारे. देयर ही इनकाउंटर्स वेलन, जहां उसका सामना वेलन से होता है. अ सिंपल विलेजर हु मिस्टेकिंग राजू फॉर अ सेंट, जो राजू को गलती से एक संत मान लेता है. सीक्स हिज गाइडेंस टू रिजॉल्व अ फैमिली इशू इन्वॉल्विंग हिज सिस्टर्स मैरिज, जो अपनी बहन की शादी से रिलेटेड किसी फैमिली इशू को लेकर उससे चर्चा करता है. राजू इनिशियली reluctant and unsure, managed to solve the problem through tact and diplomacy. This act earns him Valen's trust and gradually more villagers begin. और धीरे धीरे बाकी गांव वाले भी शुरू कर देते हैं. ये वही बात है, कंप्लीट जो है वो मैं आपको बता चुका हूं, तो इसमें इतना समय देकर मुझे नहीं लगता कि आपका समय लेना चाहिए. ये इंग्लिश में है, इसलिए आप खुद भी इसको जो है वो अब आसानी से पढ़ पाओगे. फिर इसके कैरेक्टर्स की बात हुई है. राजू की बात की मैंने, राजू का पूरा कैरेक्टर है इसमें. फिर आपके रोजी है, फिर मार्को है रोजी का हस्बैंड, वेलन है राजू की मदर है, लॉयर है आपका. लॉयर्स की बात सिर्फ कोर्ट में की गई है, हालांकि उसका कोई खासा इंपैक्ट नहीं है. और लास्ट में आपके जो है वो विलेजर्स है मंगल गांव के. ये पूरी की पूरी समरी है कैसे वो बनता है. यानी आपका देखो शुरुआत जो है वो नॉवेल ओपन होता है राजू से, जहां राजू प्रिजन से बाहर आया है एक अबेंडन टेंपल में, यानी एक जो है वो खाली पड़े हुए मंदिर में रह रहा है. नियर द विलेज ऑफ मंगल ही इज अप्रोच्ड बाय अ हम्बल विलेजर वेलन हु सीक्स स्पिरिचुअल हेल्प ऑफ हिज डिसोबीडिएंट सिस्टर. राजू वेरी फ्रॉम द वर्ल्ड एंड ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम हिज पास्ट, लिसन्स पैसिवली एंड स्पीक्स अ फ्यू कन्फ्रंटिंग वर्ड्स, सरप्राइजिंगली दे वर्क. समझ रहे हो कि उसने मतलब ऐसे ही रेंडमली जो है वो कुछ वर्ड्स बोले और वो वर्ड जो है वो उस वेलन पे प्रभाव डाल गए. तो ये सारी बातचीत आपको वही है जो मैंने आपको दिखाई थी या बताई थी. तो धीरे धीरे इसको आप जो है वो पढ़ सकते हो. 11 चैप्टर इसके पूरे के पूरे मैंने लिख कर दिए हैं आपका, और बातें वही है सेम.
क्योंकि वो तो सर आप चाहे बोल के बताओ चाहे लिख के दो, ये सारा का सारा फास्टिंग कैसे उसने फास्ट किया, क्या हुआ उसमें, और लास्ट में जो है वो क्या होता है, ये सारी बात इसमें जो है वो बताई गई है। दिस फास्ट बिकम्स ए crucible in which Raju confronts his past deceptions and embraces the possibility of true transformation. The villagers' unwavering belief, coupled with Raju's growing sincerity, creates a powerful atmosphere of hope and redemption. The novel ends ambiguously, है ना, ambiguous तरीके से, यानी आपका confusing तरीके से जो है वो खत्म होता है। रेन का आना यानी बारिश का होना वो भी अनसर्टेन है, बट राजू की जो जर्नी है वो एक प्रोफाउंड स्टेटमेंट से जो है वो कंप्लीट होती है। तो ये सारी बात इसमें बताई गई है, दैट्स ऑल, है ना, सिंपल तो है, फिर क्यों इतना जो है वो विचार करना, क्यों इतना परेशान होना। और ये पूरा जो कंटेंट है, जैसे मान लो कि कोई बच्चा ये है कि सर मैं और डेप्थ में पढ़ना चाहता हूं, आपने तो बेस्ट पढ़ा दिया, याद भी हो गया, सारे याद हैं, कैरेक्टर वगैरह सारी बातचीत, कौन किसने क्या कहा क्या नहीं, लेकिन और डेप्थ में पढ़ना है तो इसको पढ़ो। फिर कोई बच्चा कहे कि साहब पूरा ही डेप्थ में पढ़ना है तो नॉवेल जो है वो आप आर के नारायण का द गाइड निकालो और जितना भी 200 250 300 पेज का है उसको आराम से बैठ के पढ़ो। वो डिपेंड करता है बच्चे पे, पर जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आने हैं ना वो सारे मैंने कवर कर लिए, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वहां कोई ये नहीं पूछेगा कि बताओ जो है वो उसने उस टाइम पे वो स्टेटमेंट कहां कहा। ये क्वेश्चंस जो है वो यहां से नहीं आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं ड्रामा से, है ना। आपका जो है वो ड्रामा की अगर बात करें तो वहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि कौन से एक्ट में या कौन से सीन में ये बात कही गई, या कि इस सीन में ये बात किसने किसको कही। डन। तो सब लोग बेहतर तरीके से इसको तैयार करें। ये सेम कंटेंट आपको बुक में भी डाल के दिया हुआ है, तो ओवरऑल आपको बहुत सारी चीजें वहां से भी देखने को मिल जाएगी। बुक का मैंने बता दिया, फर्स्ट बुक थ्योरी की है, और जो इसका छोटा मोटा पार्ट अगर बचा हुआ है तो वो सेकंड वॉल्यूम में आ जाएगा, और वॉल्यूम सेकंड में 4,500 से 5,000 क्वेश्चन के आसपास जो है वो हम कंसिस्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस के। डन। तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। दोनों बैचेस, पहला बैच आपका 2,999 का है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों है, और दूसरा बैच आपका जो है वो 1,999 का है जिसमें आपका सिर्फ प्रीलिम्स का कंटेंट। 7410928696 आपका जो है वो नंबर है जिस पर आप जानकारी ले सकते हो किसी भी कोर्स, टेस्ट सीरीज या बुक के रिगार्डिंग। और ये और भी डेप्थ जो है वो बाकी में, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है इसलिए इतना ही आसानी से इसको समझा दिया गया है। बाकी आपका कोई ड्रामा हो कोई भी हो वो मेरी जिम्मेदारी है कैसे उसको तैयार करवा। डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।